अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आए तो कृपया आप लोग सपोर्ट कर देना। स्क्रीन पर मेरा यूपीआई स्कैनर है। जो आपकी श्रद्धा है वो आप दे सकते हैं। बाकी समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 5 युग क्यों आया। युग डरते हुए अभिमन्यु से कहता है, यार तूने आवाज सुनी? अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, कैसी आवाज? यार लड़की की आवाज। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, यार ये तूने क्या जब से लड़की की आवाज लगाकर रखा है? जब से यहां पर आया है कह रहा है लड़की की आवाज, लड़की की आवाज। किस लड़की की आवाज की बात कर रहा है तू? यार पता नहीं पर सच में मैंने 2-3 बार किसी लड़की की आवाज सुनी। लगता है तेरे कान को ज्यादा ही बज रहे हैं। ये बता, तू रास्ते भर कान में हेडफोन डालकर गाने सुनते हुए आया है ना? हाँ, पर यह बात तुझे कैसे पता? यार तभी तो तुझे आवाज सुनाई दे रही है। होता क्या है ना, जब भी हम 3-4 घंटे तक लगातार गाने सुनते हैं तो उनके बोल हमें याद रह जाते हैं और वही बोल हमारे कानों में गूंजने लग जाते हैं। यार पर यूं कुछ बोल पाता उससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, परवर छोड़। जब से कह रहा था ग्रेवयार्ड कोठी जाना है और जब ताला खुल गया तो बाहर खड़ा हुआ है। कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है क्या? या फिर किसी का इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा और तेरा गृह प्रवेश करवाएगा? युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और कोठी के अंदर घुस जाता है। कोठी के अंदर लाइट नहीं थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु कोठी के अंदर घुसते हुए कहता है, यार यहां पर तो बहुत अंधेरा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंधेर नगरी में आ गए हों। युग अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेता है। अपना बचपन कोठी में ही गुजारने के कारण युग को पता था कि लाइट का स्विच कहां पर है। कुछ ही देर में युग को लाइट का स्विच मिल जाता है और वो जैसे ही स्विच दबाता है, कोठी के अंदर चारों तरफ उजाला हो जाता है। कोठी रोशनी से जगमगा उठती है। अभिमन्यु हेलुजन के बल्ब को देखते हुए कहता है, यार तूने एक चीज नोटिस की? युग हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी चीज? यही यार कि ये कोठी 13 सालों से बंद थी, पर तू खुद देख लाइट का कनेक्शन अभी तक काम कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? युग कुछ सोचते हुए कहता है, हो सकता है लाइट का कनेक्शन बिजली विभाग वालों ने काटा ही नहीं हो। और वो क्यों? क्योंकि उनके मन में भी यक्षिणी का खौफ होगा और वो यहां पर आने से डरते होंगे, इसलिए उन्होंने लाइट का कनेक्शन काटा नहीं होगा। अभिमन्यु युग की बात का कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि उसे युग की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। वो कोठी को देखने लग जाता है। 13 सालों से कोठी बंद होने के कारण हर जगह धूल ही धूल थी। मकड़ी ने कई सारे जाले बनाकर रखे हुए थे। कोठी के अंदर 2 बड़े से गुंबद बने हुए थे जो कोठी की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। कोठी की सीढ़ियां संगे मरमर से बनी हुई थीं। हॉल में बर्मैटिक और बेल्जियम के बड़े बड़े झूमर थे। कोठी का फर्नीचर महोगनी की लकड़ी का था। दीवारों पर कई कलाकृतियां बनी हुई थीं, जिसकी सजावट के लिए तलवारें, रस्सी, कुल्हाड़ी, अलग अलग चीजें टंगी हुई थीं, जो काफी पुराने जमाने की थीं। उन पुरानी चीजों को देखकर ऐसा लगता था कि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई थी। अभिमन्यु कोठी की चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहता है, यार ये ग्रेवयार्ड कोठी अंदर से तो बहुत आलीशान है। इतनी पुरानी इमारत है, पर देख ऐसा लगता है कि जैसे अभी 1-2 साल पहले ही बनाई गई हो। कुछ भी बोलो, ये अंग्रेज लोग काम एकदम बढ़िया करते हैं। इतना बढ़िया कि सालों साल तक चले। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि तेरे रिश्तेदारों ने इतनी अच्छी कोठी इतने सालों से बंद क्यों रखी थी। युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। वो गौर से कोठी का कोना कोना देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोठी को देखकर उसके बचपन की यादें ताजा हो गई हों। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यार इस कोठी की भी बड़ी बेकार किस्मत है। 1-2 हफ्ते बाद अपने वेकेशन खत्म करके तू यहां से चले जाएगा और फिर से इतनी प्यारी कोठी बंद हो जाएगी। मैं कहां जाऊंगा? अभिमन्यु फटाक से कहता है, अपने शहर बैंगलोर जहां पर तू रहता है। और कहां पर जाएगा? तू यहां पर अपनी छुट्टियां ही बिताने आया है ना? शहर से मन भर गया होगा तो? युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, मैंने बैंगलोर छोड़ दिया है और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा यहीं पर रहूंगा। अभिमन्यु अपनी आंखें फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने? बैंगलोर छोड़ दिया है? पर क्यों? तू तो बैंगलोर में सेटल हो गया था। अंकल जी के शांत हो जाने के बाद 13 सालों से वहीं पर तो रहा है तू। तो अब ऐसा क्या हो गया कि तू अपना सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव आ गया? तुझे पता है ना, गांव की जिंदगी शहर की जिंदगी से बहुत अलग होती है। और ये बंगला मोटा गांव है। यहां पर नेसेसरी चीज भी मुश्किल से मिलती है। हाँ पता है मुझे, पर मैंने फैसला कर लिया है चाहे कुछ भी हो जाए, पर अब मैं हमेशा यहीं पर रहूंगा। पर क्यों? आखिर शहर में तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तू अपना सब कुछ छोड़कर गांव में रहने आ गया?
यार अभिमन्यु देख, अभी ना मेरा तुझे कुछ भी बताने का बिल्कुल मूड नहीं है। मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। लंबा सफर करने के कारण नींद भी बहुत आ रही है, इसलिए सोने दे मुझे। मैं तुझे सुबह सब कुछ बताता हूं ना। अभिमन्यु उसकी हालत समझ जाता है और उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, हाँ चल ठीक है, पर तू सोएगा कहाँ पर? कोठी में सब जगह धूल तो जमी हुई है, इतनी धूल पर सोएगा क्या? अभिमन्यु ने डाइनिंग टेबल पर फूंक मारते हुए कहा। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, लगता है कल सुबह उठकर सबसे पहले सफाई करनी पड़ेगी। खैर, रात गुजारने के लिए मेरे बैग में 2 ब्लैंकेट रखे हुए हैं, एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूं। वहीं बिछाकर सो जाएंगे, फिर सुबह कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। हाँ ठीक है। युग अपने बैग में से ब्लैंकेट निकालता है और दोनों उसे बिछाकर उस पर सो जाते हैं। चांदनी रात थी और युग एक लड़की के साथ नदी के किनारे बैठा हुआ था। छोटी छोटी लहरें बार बार उन दोनों के पैरों को स्पर्श कर रही थीं। युग का चेहरा तो साफ दिख रहा था, पर लड़की का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। उस लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपना सिर युग के कंधों पर रखा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे। वो लड़की आसमान में दिख रहे चांद को देखते हुए कहती है, एक बात पूछूं आपसे? युग प्यार से कहता है, हाँ पूछो ना, इसमें इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है? आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? युग बड़े प्यार से बोलता है, तुम भूलने वाली चीज थोड़ी हो जो मैं तुम्हें भूलूंगा। तुम तो वो हो जिसे मैं जिंदगी भर अपने पास रखना चाहता हूं, अपनी बाहों में भरकर। इतना कहकर युग उस लड़की की कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने सीने से सटा लेता है। वो लड़की युग से दूर हटते हुए कहती है, कोई बातें बनाना तो आपसे सीखे। अच्छा चलिए ये बताइए, मैं आपके लिए क्या हूं? क्या हूं मतलब ये कि मैं आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती हूं? युग उस लड़की से मजाक करते हुए कहता है, तुम कुछ अहमियत नहीं रखती मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी मुझसे है, ना कि तुमसे। युग का जवाब सुनकर वो लड़की नाराज हो जाती है और मुंह फुलाते हुए कहती है, मतलब इतने दिनों से जो कुछ आप मेरे साथ कर रहे हैं वो सब दिखावा है। सब लड़के ने एक जैसे होते हैं। उन्हें लड़कियों से बस एक ही चीज चाहिए होती है, और वो है उनका जिस्म। जहां आप लोगों का मतलब निकलता है, आप लोग हमसे मुंह फेर लेते हैं। इतना कहकर वो लड़की वहां से उठने लग जाती है। तभी युग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे तुम तो नाराज ही हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था मेरी जान। तुम जानना चाहती थी ना कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है? तो अब गौर से सुनो। इतना कहकर युग उस लड़की को फिर से अपने पास बिठा लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मेरी जिंदगी की H2O हो। वो लड़की हैरानी के साथ कहती है, H2O हूं मतलब तुम मेरी जिंदगी का पानी हो, जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूं। तुम मेरी जिंदगी की ऑक्सीजन हो, जिसे मैं अपनी सांसों में भरकर जीना चाहता हूं। इतना कहकर युग उस लड़की के करीब चले जाता है, इतने करीब कि अगर अब वो जरा सा भी आगे बढ़ता तो उसके होंठ उस लड़की के होंठ से टकरा जाते। वह लड़की एक लंबी आह भरते हुए कहती है, आप रुक क्यों गए? बोलते रहिए। तुम मेरी जिंदगी का वो हसीन ख्वाब हो जिसे मैं रोज देखता हूं। तुम मेरी जिंदगी का वो सुकून हो जो मुझे तुम्हारी बाहों के सिवा कहीं और नहीं मिलता। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं कुछ नहीं। सच तो यह है कि मेरा तुम्हारे बिना कोई वजूद नहीं। युग को पता ही नहीं चल पाता कि कब बातें करते करते उसके ओठ उस लड़की के ओठों से टकरा जाते हैं। दोनों के ही ओठ चिपक गए थे, ठीक उस तरह जिस तरह भंवरा फूल से चिपकता है। जब युग और वह लड़की एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो दोनों को अपने अपने बदन में कंपकपी सी महसूस होती है और दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं। वह दोनों कब रेत पर लौट जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। उस लड़की की काली साड़ी में युग पूरी तरह गुथ चुका था। कोई इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाता था कि उस लड़की ने साड़ी भी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो साड़ी एक चादर हो जिसमें वो दोनों समाये हुए थे। उस लड़की के बदन का एक एक अंग युग के अंग के साथ स्पर्श हो रहा था। दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए थे। उन दोनों के रोम रोम में आग लगने लग गई थी। युग उस लड़की के बहुत करीब चले गया था, इतने करीब कि तेज तेज चल रही उस लड़की की दिल की धड़कनों को वो साफ साफ सुन पा रहा था। युग का मन ही नहीं कर रहा था उस लड़की के बदन को छोड़ने का। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसके बदन को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। वह लड़की बड़ी हिम्मत से अपने हाथ छुड़ाते हुए युग को रेत पर लेटाती है और एक एक करके उसके शर्ट की बटनें खोलने लग जाती है। युग अपने आप को उस लड़की को सौंप देता है और रेत पर ही लेटकर आहें भरने लग जाता है। वह लड़की युग के शर्ट की बटनें खोल देती है और उसके माथे को चूमने लग जाती है। वह लड़की युग के माथे को चूमते हुए कहती है, आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? युग धीरे से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। वह लड़की बार बार युग को चूमते हुए बस यही बोले जा रही थी, आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? और युग कहता, नहीं, कभी नहीं। युग के अंदर की गर्मी बढ़ते जा रही थी।
वह युग के माथे को चूमने के बाद नीचे आने लग जाती है और उसके सीने को चूमने लगती है। युग के अंदर की उत्तेजना बढ़ते जा रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। उसके माथे और बदन पर बड़ी बड़ी बूंदें थीं। उसे अपने पूरे शरीर में गर्मी का एहसास होने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आग में तप रहा हो। देखते ही देखते गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने सपने में से बाहर आ जाता है। युग झटके से उठते हुए कहता है, ओ माय गॉड, फिर वही सपना। इतना कहकर वो युग अपने माथे का पसीना पोंछने लग जाता है। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया था। युग खुद से कहता है, हे भगवान, ये क्या है? क्यों बार बार आप मुझे एक ही सपना दिखाते हो? और आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ मैं ये सब करता रहता हूँ? इतने करीब तो मैं आज तक अपनी जिंदगी में किसी लड़की के नहीं गया। कौन है वो लड़की? क्या संबंध है मेरा उसके साथ? यही सब सोचते हुए युग अपनी जगह पर खड़ा होता है। बैग में से पानी की बोतल निकालता है और पानी पीते हुए फिर सोचने लग जाता है, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? बेंगलोर में भी यही सपना दिखता था और यहाँ पर भी। सपने में जो नदी थी वो तो किश्नोई नदी थी, पर वो लड़की कौन थी और उसका चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखता कभी? युग वापस से लेट जाता है और कोठी की छत को देखते हुए सोचने लगता है, नदी तो मिल गई, हो सकता है वो लड़की भी मिल जाए। बस एक बार वो लड़की मिल जाए, फिर ये सारे सपनों के राज खुल जाएंगे। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है मेरा उस लड़की के साथ। ऐसे ही सपने नहीं आते, वो भी सेक्स वाले। यही सोचते हुए युग की कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। सुबह हो गई थी और सुबह के 7 बज रहे थे। अभिमन्यु अभी तक गहरी नींद में सो रहा था। तभी मुर्गे की बाग देने की आवाज सुनाई देती है और अभिमन्यु की नींद खुल जाती है। अभिमन्यु उबासी लेते हुए अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि युग उससे पहले ही उठकर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, अरे युग, तू कब उठ गया और सुबह सुबह इतनी गहराई के साथ क्या सोचने लग गया? पहले तो युग के मन में आया कि वो उसे अपने सपने के बारे में बताएं, पर फिर अगले ही पल उसने सोचा कहीं अभिमन्यु उसे पागल ना समझ ले। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। अभिमन्यु अचानक से कहता है, वैसे तूने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि तूने बेंगलोर क्यों छोड़ दिया? तेरा यहाँ